नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा के पार्ट 15 में हम बात करेंगे, जिसमें रोहतक जो विधानसभा है उस पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि रोहतक विधानसभा पे पिछले 3 चुनावों में, जिसमें 2009, 2014 और 2019 में क्या रिज़ल्ट रहा और किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को वो सीट जीती, और दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किस स्थान पे रही पहले 5 या 6 में। तो रोहतक जो विधानसभा है उसमें ऑलमोस्ट जो शहरी क्षेत्र है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट जिसे हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट, और कुछ उसमें विलेजेस शामिल हैं। तो रोहतक जो विधानसभा सीट है उस पे अगर हम बूथों की बात करें तो बूथ उसमें 170 हैं, और 170 जो बूथ हैं तो उसमें जो हम गांव की बात कर रहे थे तो इसमें 47 विलेजेस हैं। सिटी के साथ साथ 47 विलेजेस हैं जो उसके नियर एरिया में हैं। तो इसमें 47 हैं, तो उसमें 59 जो हैं ग्राम पंचायतें हैं। कुछ बड़े गांव भी हैं जिसमें एक से ज़्यादा सरपंच चुने जाते हैं। तो ये उसका एक डाटा है। दूसरा, अगर हम इसमें ये देखते हैं कि जातिगत समीकरण क्या है, रिलीजन का डाटा हमें मिलता है, बहुत एक्सेस में मिलता है। लेकिन जब हम जातिगत बात करते हैं, समीकरण की बात करते हैं, तो वहाँ हम थोड़े से नर्वस हो जाते हैं या थम जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1931 के बाद कोई जातिगत जनगणना नहीं करवाई है। अगर करवाई भी है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार ने करवाई हो या एनडीए की सरकार ने करवाई है या यूपीए की सरकार ने करवाई है, तो उसका जो डेटा है वो जाति के आधार पर पब्लिश नहीं किया है। लेकिन अब जो समय है, जाति की जो जनगणना है जातियों की, उस पे बहस पिछले 20 साल से ज़्यादा एक्सेस हो चुकी है। तो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो अपने स्तर पे भी सर्वे करवाती हैं, और जो डिफरेंट एनालिसिस रिसर्च करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का और साथ में सोसाइटी का, दूसरी जो रिसर्च कंपनीज़ हैं वो भी एक सर्वे करते हैं। तो उसमें एक चाणक्य.com है। अगर आप इस वेबसाइट पे विज़िट करते हो चाणक्य.com, तो उस पे पूरे इंडिया का ही आपको मिलेगा। तो हरियाणा का तो है ही उसमें। तो रोहतक लोकसभा का उसने बताया है। तो रोहतक लोकसभा में जो मुस्लिम है वो 0.8% हैं, अनुसूचित जाति 19% के आसपास है, और सिख 1% के आसपास है। और वहीं अगर हम जातिगत की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है कि इसमें ये जो जाट बहुमूल्य क्षेत्र है, जाट जिसमें जाट झज्जर, रोहतक, सोनीपत, जींद डिस्ट्रिक्ट, कुछ दादरी, भिवानी, तो ये जाट बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। तो इसमें प्रतिशत जो है जाटों की संख्या ज़्यादा है, नो डाउट। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो रिज़ल्ट रहा 2009 का, जो रोहतक जो विधानसभा है, तो रोहतक विधानसभा में जैसे हमने कहा कि फ़िलहाल जो पिछले इलेक्शन हुआ 170 बूथ हैं वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन की जब वेबसाइट हम सर्च करते हैं तो अब भी 170 हैं, कुछ उसमें बढ़ सकते हैं। तो रोहतक विधानसभा में 2009 में भारत भूषण बत्रा जी, ये कांग्रेस से टिकट इनको मिली, और 47,051 को वोट मिले, और 56.64% इनको मिला। भारत भूषण जो बत्रा जी हैं वो रोहतक सिटी से बिलोंग करते हैं, पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते हैं। इसमें क्या है कि जब रोहतक को हम देखते हैं तो रोहतक में हर टाइप के लोग मिलते हैं, हर समुदाय के लोग मिलते हैं।
लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसमें पंजाबी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि कैंप है वहाँ पे, तो एक अलग ही आपको कल्चर संस्कृति आपको मिलती है। और आप अगर कोई आपको छोटा सामान लेना है, बड़ा सामान लेना है, तो उसको आप विज़िट कर सकते हो। मेरा ये कहना का मतलब ये है कि पंजाबी समुदाय बहुतायत संख्या में रोहतक सिटी में है, शहरी में है। तो भारत भूषण बत्रा पंजाबी समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये 2009 में एमएलए चुनेंगे कांग्रेस की तरफ से। और दूसरे जो हैं मनीष ग्रोवर जी हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और 27,456 इनको वोट मिले और 33.5% मिला, इनको वोट प्रतिशत मिला। तीसरे नंबर पर धर्मपाल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से धर्मपाल जी को टिकट दिया गया, जिन्हें 3,855 वोट मिले और 4.64% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। बलवान सिंह, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से टिकट मिला बलवान सिंह जी को और 2,526 वोट इनको मिले और जो टोटल वोट का 3.4% इनको वोट बैंक मिला। 5वें नंबर पे जो उम्मीदवार रहे हज का, हरियाणा जनहित कांग्रेस, जैसे कल हमने बात की 2009 में ये नई पार्टी बनी। भजन लाल जो मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने अलग पार्टी बनाई हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएल मीन भजन लाल। तो इनकी पार्टी से योगेंद्र नाथ को टिकट दिया गया, जिन्हें 708 वोट मिले और 0.85% उनका वोट हासिल हुआ। 2014 का जो रिजल्ट रहा रोहतक विधानसभा का, इसमें मनीष कुमार ग्रोवर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 57,718 वोट मिले और 50.57% इनको वोट मिले। 2009 में मनीष कुमार ग्रोवर दूसरे स्थान पर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और वहीं 2014 में वो पहले नंबर पर रहे, यानी कि एमएलए बने और दूसरे नंबर पे भारत भूषण बत्रा ये रहे कांग्रेस की तरफ से, यानी कि सिटिंग एमएलए जो थे वो हार गए और 46,586 उनको वोट मिला और 40.82% उनको वोट बैंक मिला। राजकुमार शर्मा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से उम्मीदवार बने, जिन्हें 3,954 वोट मिला और 3.40% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। चौथे नंबर पर सूरजमल मौर्य रोज, तो ये 77 चुनाव इन्होंने लड़ा निर्दलीय के रूप में, जिन्हें 2,287 वोट मिले और टोटल वोट का 2% वोट बैंक हासिल हुआ। 5वें नंबर पे डॉक्टर कर्णवीर चमार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, जिन्हें 1,340 वोट मिला और 1.18% उनको वोट बैंक हासिल हुआ। तो 2009 और 2014 दो बड़े लीडर यहाँ उभरे हैं, भारत भूषण बत्रा जी कांग्रेस की तरफ से और मनीष ग्रोवर जी भारतीय जनता की पार्टी की तरफ से। 2009 में जहाँ भारत भूषण बत्रा जी एमएलए चुने गए, वहीं 2014 में मनीष ग्रोवर एमएलए चुने गए। अब 2019 में क्या है कि 19 में मनीष ग्रोवर भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए और इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से भारत भूषण बत्रा चुनाव जीते। तो इसका भी हम एक डाटा देख लेते हैं कि रोहतक जो चुनाव है 2019 का, तो उसमें भारत भूषण बत्रा दोबारा से एमएलए बने, 14 में नहीं बन पाए। तो इनको 50,437 वोट मिले और 43.83% इनका वोट बैंक हासिल हुआ। वहीं जो सिटिंग एमएलए रहे 2014 के, उनको मनीष कुमार ग्रोवर जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 47,702, यानी कि 3,000 से भी कम इनको वोट
कम हासिल हुआ सिटिंग एमएलए से, जो फिलहाल जो हैं, और 41.54% उनको वोट प्रतिशत मिला। और तीसरे नंबर पर मोहित धनवंतरी निर्दलीय चुनाव लड़ा और 9,817 वोट इनको मिले और टोटल वोट का 8.55% मिला। ये जो निर्दलीय चुनाव जो धनवंतरी जी ने लड़ा, ये रोहतक में एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, धनवंतरी चैरिटेबल ट्रस्ट, काफ़ी जाना माना नाम है रोहतक में धनवंतरी। तो निर्दलीय इन्होंने चुनाव लड़ा और 9,817 वोट मिला। और चौथे नंबर पर रामचंद्र जांगड़ा, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से रामचंद्र जांगड़ा जी को टिकट दिया गया और 1,728 वोट इनको मिला और 0.6% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। और पाँचवें नंबर पर राजेश सैनी, जजपा, जननायक जनता पार्टी, नई पार्टी बनी 2019 में और तमाम विधानसभा पे चुनाव लड़ा और जिसमें रोहतक विधानसभा भी शामिल है। तो इसमें राजेश सैनी को टिकट दिया गया रोहतक से जननायक जनता पार्टी ने और 1,672 इनको वोट मिला और 1.40% इनको वोट बैंक हासिल हुआ। तो ये 2009, 2014 और 2019 का जो रोहतक विधानसभा है उसका रिजल्ट रहा, ये डाटा रहा। तो उसमें दो बड़े लीडर यहाँ पे हैं, एक मनीष कुमार ग्रोवर जी, दूसरे भारत भूषण बत्रा जी। भारत भूषण बत्रा रिपीट हो सकते हैं दूसरी बार कि भाई सिटिंग एमएलए हैं, तो भारत के पंजाबी समुदाय पर उसकी अच्छी पकड़ है, अच्छे वक्ता भी हैं। और दूसरी तरफ से एक कार्यक्रम सम्मेलन में मनीष ग्रोवर साहब ने, जो सिटिंग एमएलए रहे 2014 के, मना कर दिया कि अभी मैं आपकी बार इलेक्शन नहीं लड़ पाऊँगा, लेकिन जब आप रोहतक विज़िट करोगे तो बहुत सारे पोस्टर होल्डिंग्स आपको मिलेंगे, उनके शुभचिंतकों के द्वारा लगाए। अब निर्णय जो भी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनीष ग्रोवर साहब का जो भी होगा वो अच्छा रहा या बुरा रहेगा वो भविष्य बताएगा। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने लिस्ट जारी कर दी जिसमें बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने भी लिस्ट जारी की है, तो उसके बारे में हम अलग से एपिसोड करेंगे तमाम लिस्ट का। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो केवल रोहतक विधानसभा के रिजल्ट की बात कर रहे हैं 2009, 14 और 19। और इसमें जो टोटल बूथों की बात की हमने, कुछ जातियों का सिस्टम की बात की, समीकरण की बात की, गांव की बात की, पंचों की बात, सरपंच पंचायत की बात की। तो ये जो डाटा है ये रोहतक विधानसभा का है, जो प्रॉपर सिटी है और यहाँ पे बहुत बड़ी मायने रखती है ये यहाँ पे जीत, क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब का भी घर है डी पार्क पे और गांव है यहाँ रोहतक से कुछ किलोमीटर दूरी पे सांगे गांव। तो अगले एपिसोड में हम गढ़ी सापला किलोई एक विधानसभा है जिस पे पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और वर्तमान के सिटिंग एमएलए जो किलोई गढ़ी सापला है उसकी हम बात करेंगे। तो आज जो रोहतक विधानसभा की हमने बात की, मैं समझता हूँ आपकी जो जानकारी पहले रोहतक के बारे में रही होगी उसमें थोड़ी सी अपडेट हुई होगी। और यही मेरा इस एपिसोड के बिहाफ पे कहना है कि सूचना अगर हम लेते हैं, पॉलिटिकली लेते हैं, तो हम अपने जीवन में एक्सेस आगे बढ़ते हैं। और पॉलिटिकल की जानकारी, सिस्टम की जानकारी होना हमें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वही सिस्टम जो है हम पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलती है वो पॉलिटिकल सिस्टम से चलते हैं, उसके बाद पॉलिसी बनती हैं और पॉलिसी हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आती हैं। तो राजनीति का ज्ञान होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि
आप चैनल देखिए या मुझे देखिए, लेकिन वैसे भी मैं कहना चाहूँगा कि पॉलिटिकल सिस्टम का एक एजुकेटेड पर्सन को नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन वोट वन वैल्यू का जो सिद्धांत है वो इसी भी यहाँ पे डेमोक्रेसी सिस्टम में। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।